दोस्तों नमस्कार। 500 से ज्यादा हमले क्या मिडिल ईस्ट सह पाएगा? वो यूनाइटेड अरब अमीरात हो, वो सऊदी अरब हो, वो कतर हो, वो बहरीन हो, यानी पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर तकरीबन 500 ऐसी जगहें हैं जो ईरान के निशाने पर आ सकती है। और इसका खुला जिक्र ईरान करने से अब कतरा भी नहीं रहा है। और शायद इसीलिए ईरान के जो एक्सपेडेंसी डिसर्नामेंट काउंसिल के जो मेंबर हैं, महसिन राजी, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि दरअसल आखिरी रास्ता तो यही है कि अमेरिकी मिलिट्री फोर्स पूरे तरीके से खाड़ी देशों को छोड़ दे। क्या यह संभव है? 117 फाइनेंशियल प्रतिष्ठान वहां पर मौजूद हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जिनकी भी अभी तक हेडक्वार्टर की मौजूदगी थी, वह दुबई शिफ्ट कर गए। पूरे खाड़ी के बीच में जितनी बड़ी तादाद में अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, उससे कहीं ज्यादा अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी, उनके दफ्तरों की मौजूदगी। वो दफ्तर का मतलब अमेरिकी बैंक भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। हमारी टीम ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो पूरी खाड़ी के भीतर 500 से ज्यादा ऐसे प्रतिष्ठान नजर आए जिनके तार कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़े हुए हैं। और इन सब के बीच ईरान आखिरी शर्त हर किसी को यही बतला रहा है कि दरअसल खाड़ी देश से अमेरिका निकल जाए, पूरे तरीके से निकल जाए, कोई सैनिक वहां बचे नहीं, तभी यह संभव है कि यह युद्ध खत्म हो सकता है। हालांकि इन सब के बीच पहली बार खाड़ी देशों से सीधा संबंध बनाने की दिशा में चीन सक्रिय हो गया, ब्रिटेन सक्रिय हो गया, तुर्की सक्रिय हो गया, फ्रांस सक्रिय हो गया। हर किसी के नुमाइंदे, चाहे वो स्पेशल इनवाय हो या फिर मंत्री पद के स्तर का व्यक्ति ही क्यों ना हो, इस दौर में तमाम खाड़ी देशों से संवाद ये चारों देश के नेता बना रहे हैं। और इन सब के बीच पहली बार खाड़ी देश आपस में भी ये संवाद बना रहे हैं, क्या युद्ध खाड़ी देशों को खत्म करके उस परिणाम की दिशा में जाएगा जहां पर जीत किसकी हुई नहीं पता, लेकिन हार मिडिल ईस्ट की होगी यह सबको पता है। इस परिस्थिति का रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि इजराइल यह कहने से चूक नहीं रहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात उसका मित्र है। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ साथ वो तमाम देश जिन्होंने आपत्ति व्यक्त की थी इजराइल ने जब गाजा पट्टी पे हमला शुरू किया और उसको नरसंहार में बदल दिया, सबने विरोध किया था। विरोध इस बात को लेकर भी था कि हमास के लीडर जब कतर में बैठकर मीटिंग कर रहे थे तो उस वक्त इजराइल ने अटैक क्यों किया। यानी एक पूरी परिस्थितियों के बीच अब नया सवाल इजराइल और अमेरिका से हटकर दुनिया के वो तमाम देश जो सोच रहे हैं कि होर्मुज़ रूट क्लियर हो जाए, और अमेरिका सोच रहा है कि तमाम देश उसके साथ खड़े हो जाएं। चंद मिनटों पहले जब ये हम आपसे बुलेटिन का जिक्र कर रहे हैं, खबरों का जिक्र कर रहे हैं, तो चंद मिनटों पहले फ्रांस ने भी कह दिया कि उसका कोई युद्धपोत नहीं जाएगा मिडिल ईस्ट की तरफ। इससे पहले जापान इनकार कर चुका है, इससे पहले दक्षिण कोरिया ने खामोशी बरत ली, चीन ने खुले तौर पर इनकार कर दिया। यानी एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें इटली ने खुलकर कहा कि हमारा कोई सैनिक, हमारा कोई बेस इस युद्ध के मद्देनजर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी फ्रांस का इनकार, इटली का इनकार। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने तो खुले तौर पर कहा कि यह युद्ध की कोई दिशा अमेरिका ने तय की ही नहीं है। स्पेन खुले तौर पर विरोध कर चुका है, कनाडा विरोध कर चुका है। इन तमाम परिस्थितियों में पहली बार पोप ने भी ऐलान किया कि शांति स्थापित मिडिल ईस्ट में होनी चाहिए, और ईरान को लेकर जो अमेरिका और इजराइल का रुख है उसको अब शांति की दिशा में ले जाने का वक्त आ गया है। इजराइल को लेबनान की दिशा से भी हटना चाहिए, और ईरान पर जो युद्ध की परिस्थितियां डाली गई और जिस तरीके से ईरान मिडिल ईस्ट को निशाना बना रहा है, यह एक ऐसी परिस्थिति है जो सब कुछ विनाश में तब्दील कर देगी। तो क्या वाकई नया केंद्र मिडिल ईस्ट के उन देशों की परिस्थितियों पर आकर टिक गया है जो क्या फैसला लेते हैं
और उन फैसले पर कोई दबाव क्या अमेरिका का नहीं होगा, या फिर इन सब के बीच इजराइल पुरानी ताकत के साथ खड़ा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह सवाल भी है। हमें लगता है आज पहली बार ईरान ने अपने उन मिसाइलों का प्रयोग जो करना शुरू किया और खुले तौर पर ऐलान भी कर दिया कि अब हम मारक मिसाइलों को दागेंगे और पूरे तरीके से ध्वस्त कर देंगे, वो मिडिल ईस्ट के अमेरिकी प्रतिष्ठान हो या फिर वह तेल अवीव भी क्यों ना हो। इसीलिए सिजल मिसाइल जो थी वो दागी गई तेल अवीव को लेकर। डिप्लोमेटिक बिल्डिंग जो वहां पर मौजूद है उस पर भी उसके डेब्रिस गिरे हैं। अमेरिकी डिप्लोमेट्स वहां पर काम करते हैं। हम एक दृश्य दिखलाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि दरअसल अब जो युद्ध की परिस्थितियां हैं, उस युद्ध की परिस्थिति में अगर मिडिल ईस्ट केंद्र में तब्दील हो चुका है और दूसरी तरफ होर्मुज़ रूट को लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश अब मिडिल ईस्ट के पास जा रहे हैं बनिस्बत अमेरिका और इजराइल को समझाने को लेकर, यह एक नया शिफ्ट है। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए जो डिप्लोमेटिक बिल्डिंग पर असर डालती है, तेल अवीव के भीतर की मुश्किल हालातों को दिखलाती है और साफ तौर पर यह इंगित करती है कि दरअसल पूरा मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि वेस्ट एशिया बदल रहा है। Очень показывает раз, находится в мире посты. המשפחות שמתפנות מהבניין להגיע מתחת לאש. המשפחות שמתפנות מהבניין להגיע מתחת לאש. तो क्या यह बिल्कुल एक नई स्थिति है जिसमें मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी या मिडिल ईस्ट के पास जो एनर्जी पावर है उसको दोबारा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए जरूरी मानते हुए वह देश जो कल तक अमेरिका की अगुवाई में आगे बढ़ते थे अब उन्होंने साथ छोड़ दिया है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अत्ती जो आज खाड़ी देशों के दौरे पर निकले, सबसे पहले वह कतर यानी दोहा पहुंचे और दो बातें बहुत साफ तौर पर आई कि उन्होंने कहा हालात बदल रहे हैं, अरब देशों के साथ मिलकर काम करना है। जब ये जिक्र कर रहे थे उसी वक्त ईरान के विदेश मंत्री अराघची को, जो अभी तक दुनिया भर से टेलीफोन जाते थे कि आप होर्मुज़ रूट को खोल दीजिए, पहली बार ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे फ्रांस के विदेश मंत्री जिन नोएल बैरो को टेलीफोन लगाया और खुले तौर पर कहा कि आप ऐसे कदम ना उठाएं जिससे युद्ध दूसरे और नए इलाकों में फैलता चला जाए और आप भी उसके जिम्मेदार बन जाएं। यानी तनाव अमेरिका और इजराइल ने पैदा किया, बढ़ाया, युद्ध की परिस्थिति में ले गए। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। इसका तुरंत असर यह हुआ कि मैक्रोन ने अपने तौर पर कहा कि हमारा कोई युद्धपोत मिडिल ईस्ट की दिशा में नहीं जाएगा। ब्रिटेन के ऊर्जा मंत्री मिलीबैंड सक्रिय हो गए और अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट के जरिए ही परिस्थिति को पटरी में लाने में जुड़ गए। ईरान दूसरी तरफ कह रहा है कि ठोस गारंटी तभी मिल सकती है कि युद्ध ना हो और बातचीत के लिए वह बातचीत के टेबल तक पहुंचे, उससे पहले हर हाल में मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिकी बेसेस को खत्म करना होगा। क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक कर रहे हैं तो ना तो अमेरिका की जमीन से मिसाइल दागी जा रही है और ना ही इजराइल की जमीन से अमेरिकी मिसाइलों को दागा जा रहा है। पूरे तरीके से वो अमेरिकन बेस जो मिडिल ईस्ट में है, तो अगर वो खत्म हो जाएगा तो दुनिया को बहुत साफ तौर पर नजर आने लग जाएगा कि क्या भूमिका हो इजराइल की। इसीलिए नॉर्वे ने पहली बार कहा कि दरअसल ईरान नहीं बल्कि इजराइल पूरे इस वेस्ट एशिया के भीतर मुश्किल हालातों को पैदा कर रहा है। जब इन बातों का जिक्र है तो अगला सवाल था कि इन्हीं सब के बीच में ईरान ने तेल अवीव पर जो बैलिस्टिक मिसाइल
जो जहां यूएस डिप्लोमेट जो आपने तस्वीर देखी, वो संजिल मिसाइल जो थी इससे पहले उसका उपयोग नहीं किया गया था, इस बार किया गया। और इसके ठीक समानांतर जो खाड़ी देशों के बीच हमले हुए, उसमें हर खाड़ी देश ये कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के भीतर लगाया था वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। इसीलिए ड्रोन जो है वो सीधे अटैक कर रहा है और उसको रोकने की परिस्थिति बन नहीं पा रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब सवाल पोप का आया तो उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में कम से कम अब शांति स्थापित तुरंत करनी चाहिए। यह संदेश ईरान के लिए भी और यह संदेश अमेरिका और इजराइल के लिए भी। लेकिन इन्हीं सब के बीच जो ईरान के स्पीकर हैं, संसद में जो स्पीकर हैं मोहम्मद बगहेर खालिबफ, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि टारगेट जो मिडिल ईस्ट के भीतर बनाए गए हैं उनकी संख्या आपको 500 नजर इसलिए आ रही है क्योंकि अब टारगेट पूरे रडार इंस्टॉलेशन जहां जहां है उसको लेकर है, जो मिसाइल बैटरीज जहां जहां मौजूद है उसको लेकर है, जो टैंकर एयरक्राफ्ट है उसको लेकर है, मिलिट्री बेसिस तो पहले से है, अब ड्रोन के निशाने पर ये सभी आ जाएंगे। तस्वीर मिडिल ईस्ट के भीतर क्या उभरती है, देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक तरफा है। दरअसल अमेरिका ने इससे पहले जो तुर्की जो नाटो कंट्रीज में शामिल है उसने अप्रोच किया कि हम मध्यस्थता करवाएंगे, अमेरिका ने इनकार कर दिया। ओमान ने प्रयास किया, उसको भी नहीं माना गया। और अमेरिका ये कहने से चूका नहीं कि जब तक होर्मुज रूट पर हमारा कब्जा ना हो जाए या फिर ईरान का कब्जा नहीं रहे तब तक ये परिस्थितियां जारी रहेंगी। यानी मैसेज इस बीच में जो अमेरिकी सेना के जरिए भी निकल रहा है वो साफ तौर पर बतला रहा है कि जितनी बड़ी तादाद में मैरीन सैनिक खाड़ी देशों की तरफ रवाना हो चुके हैं और उनकी संख्या लगभग 5000 के लगभग है, यह मैसेज है कि युद्ध तुरंत खत्म नहीं हो रहा है। यह मैसेज है कि खाड़ी देशों में जो अभी तक मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक हो रहा है वो थमेगा बिल्कुल नहीं। और इन सब के बीच अब आईआरजीसी ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि दरअसल इंडस्ट्रियल एरिया तेल अवीव का जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, इसी तर्ज पर हर फैक्ट्री, हर कंपनी जो भी अमेरिका की है या अमेरिका के शेयर से खड़ी हुई है जो मिडिल ईस्ट के भीतर है, उन सब पर निशाना बनाएंगे। यानी इस पूरी प्रक्रिया में मिडिल ईस्ट के देश उस जीरो पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर अमेरिका को जो सुरक्षा देनी चाहिए थी वो ध्वस्त हो गई। ईरान अपने पड़ोसियों पर हमला ना करे, वह ध्वस्त इसलिए हो गया क्योंकि इन्हीं पड़ोसियों की जमीन से ईरान पर हमला हो रहा है। और नई परिस्थिति में जब ब्रिटेन, चीन, तुर्की और फ्रांस चारों अपने तौर पर यह प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल एक समझौते का रास्ता किसी भी हालत में निकले और ये दबाव मिडिल ईस्ट के देश ही बना सकते हैं जो अमेरिका पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की अपनी रणनीति जो अब बार बार रक्षा मंत्री हेक्सेट के जरिए निकल कर आ रही है या पेंटागन जिस स्थिति को बतला रहा है वो युद्ध की दिशा में ही जा रहा है। यानी कोई सीज फायर, कोई समझौता इस दिशा में कोई कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इस युद्ध में बिना जीत हार के अगर युद्ध रुक जाता है, थम जाता है, तो अगला सवाल यह होगा कि इसके बाद इजराइल के अस्तित्व का क्या होगा। अगला सवाल होगा कि अमेरिका एशियाई देशों के बीच अपनी मौजूदगी कैसे दिखलाएगा।
उसके बाद का सवाल होगा जिस पेट्रो डॉलर को लेकर अमेरिका अभी तक मिडिल ईस्ट के साथ खड़ा हुआ था, वो संकट गहराएगा तब क्या होगा। और शायद इसीलिए ये वो परिस्थिति है जिसमें इससे पहले दुनिया के अलग अलग देश अपनी सुरक्षा को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, अब सबके सामने संकट है। चीन युद्ध रुकवाने के लिए भी सक्रिय हो रहा है, जापान युद्ध रुकवाने के लिए अपने युद्धपोतों को नहीं भेज रहा है। ऑस्ट्रेलिया के भीतर भी यह सवाल है कि जिस समुद्र पर चीन का कब्जा ना हो, इसका प्रयास वो क्वाड के जरिए कर रहा था, वह चीजें भी ध्वस्त हो गई। इन सब के बीच अगला सवाल है कि ब्रिक्स और एससीओ जो पूरे के पूरे साउथ वेस्ट एशिया के भीतर प्रभावी तौर पर काम कर रहे थे, वह भी चीजें बिखर गई, क्योंकि ब्रिक्स में यूएई भी सदस्य है और ईरान भी सदस्य है। यानी बिल्कुल नई परिस्थितियों में पहली बार 16वें दिन यह मैसेज है, अगर मिडिल ईस्ट तय कर ले और जो 4 देश सक्रिय हुए हैं और अगर बीच का कोई रास्ता वो निकाल सकते हैं तो निकालें। उसमें यूएई है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें कुवैत है, उसमें कतर है, बहरीन है। ये सारे सवाल आखिर में उसी पॉइंट पर जाकर रुक रहे हैं जहां पर अमेरिका का रुख जीत हार के साथ तय होगा। ये मैसेज ट्रंप लगातार दे रहे हैं और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट एक ही मैसेज दे रहा है, जीते हारे कोई, लेकिन उनकी अपनी जमीन पर जितना युद्ध, जितने मिसाइल दागे गए, जितने ड्रोन दागे गए और जिस तरीके से सब कुछ खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है, उसमें तो वह कहीं ना तो पार्टनर था, ना ही युद्ध की दिशा में उसने कदम बढ़ाने की कभी सोची थी। लेकिन निशाने पर अगर वही है तो पहली बार मिडिल ईस्ट के देश आपस में अपनी काउंसिल में बड़ा निर्णय लेने की दिशा में बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। यह सवाल चीन, ब्रिटेन, तुर्की और फ्रांस की उस मध्यस्थता की दिशा में उठे हुए कदम के साथ निकला तो जरूर है, लेकिन कितना असर होगा शायद यह मुश्किल सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।